और जाओ, जाकर अपने पिता से कहना कि आज सारे आर्यवर्त में यादवों से लोहा लेने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं यदु वंश के बारे में। वो समुदाय जो प्राचीन राजा यदुवंश का वंशज है, वो जाति जिसका अस्तित्व वैदिक काल से चला आ रहा है और आज करीब 5000 वर्षों के बाद भी यादव या फिर अहीर के रूप में जीवित है। हिंदू ग्रंथ महाभारत हो या फिर विष्णु, भागवत और गरुड़ जैसे पुराण यदुवंश का उल्लेख आपको हर जगह मिल जाएगा। इन ग्रंथों के अनुसार राजा यदु, जो कि राजा ययाति और रानी देवयानी के ज्येष्ठ पुत्र थे, ऐसी मान्यता है कि राजा यदु ने ही ये आदेश दिया था कि उनकी आने वाली पीढ़ियों को यादवों के रूप में जाना जाएगा और उनका वंश यदु वंश कहलाएगा। इसीलिए राजा यदु के वंशज आज यादव या फिर अहीर के रूप में जाने जाते हैं। केवल इतना ही नहीं, यही वो वंश भी है जिस मनुष्य के रूप में अवतार लिया था, जिन्हें हम श्री कृष्ण कहते हैं। यही वजह है कि यदुवंश केवल एक वंश या फिर जाति व समुदाय नहीं, बल्कि एक संस्कृति कहा जाता है। दोस्तों, इस वंश में अनेकों शूरवीरों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपनी बुद्धि और बल के दम पर अनेकों साम्राज्यों की स्थापना भी की, और इन सभी का वर्णन आपको इन्हीं ग्रंथों और पुराणों में मिल जाएगा। माना जाता है कि हरियाणा राज्य का तो नाम ही अहीरों के नाम पर पड़ा। ये नाम हरि और आना से मिलकर बना, जिसका मतलब है भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए। इस वंश ने भारत से लेकर नेपाल तक शासन किया, जिसे इतिहास में यादव डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। यह साम्राज्य कर्नाटक से शुरू होकर महाराष्ट्र होते हुए मध्य प्रदेश तक फैला हुआ था। इसकी राजधानी देवगिरी थी, जो आज के समय महाराष्ट्र का दौलताबाद कहलाता है। यही नहीं, समय के साथ ये साम्राज्य देश के अन्य हिस्सों में भी फैला, जिसकी जड़ें जम्मू कश्मीर तक फैली हुई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज जम्मू कश्मीर के जिन इलाकों को राजौरी, पूंछ और नौशेरा के नाम से जाना जाता है, वो कभी यादव डायनेस्टी का हिस्सा हुआ करते थे। और जिस तरह मुगल काल को आर्किटेक्चर का गोल्डन एरा माना जाता है, यादव डायनेस्टी ने भी अपने समय में एक से बढ़कर एक मंदिर, वास्तुकला और विक्रमशिला का निर्माण किया, जिनकी निशानियां आज भी देश में कई हिस्सों में मौजूद है। दोस्तों, यदुवंश या फिर यादव एक निडर समाज है, जिसके 423 से भी ज्यादा उपनाम है। एक तरफ उत्तर भारत में इन्हें अहीर और यादव के नाम से जाना जाता है, तो वहीं दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में इन्हें राव साहब कहकर बुलाया जाता है। केवल उत्तर भारत ही नहीं, ये समाज भारत के लगभग सभी प्रदेशों में रहता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत की कुल आबादी का 22% हिस्सा यादव वंश का है, जो भारत के 12.7% व्यापार को संभालते हैं। यादव समाज भारत ही नहीं, बल्कि भारत के बाहर नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ तक कि रशिया और मध्य पूर्व में भी मौजूद है, और इसी के चलते इन्हें दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी जाति भी कहा जाता है। देश के आबादी और व्यापार के अलावा यादव समाज कई अन्य क्षेत्रों में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाता है, जैसे राजनीति, अर्थशास्त्र, इतिहास, विज्ञान, सैन्य, खगोल विज्ञान और आध्यात्म। कई ऐसे क्षेत्रों में इस समाज ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। हिंदू धर्म में यादव समाज को क्षत्रिय वर्ग की श्रेणी प्रदान है। वैसे तो क्षत्रिय वर्ग तलवारबाजी और लड़ाई के लिए जाना जाता है, लेकिन परंपरागत रूप से यादवों को पशुपालन से जोड़ा जाता है, और वो इसलिए क्योंकि ये समाज दुग्ध उत्पाद में सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है, जिसका अपना एक लंबा इतिहास भी है। यही कारण रहा है जो ये समाज 19वीं शताब्दी तक जाति व्यवस्था से बाहर रहा है। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत में विट्ठल कृष्ण जी सचिन खेड़कर नाम के एक स्कूली शिक्षक ने एक ऐसा दावा पेश किया, जिसने इस समाज की दिशा और दशा दोनों ही बदल दी। विट्ठल कृष्ण जी ने यादवों के इतिहास के बारे में दावा किया कि यादव अभीर जनजाति के वंशज थे, और आधुनिक यादव वही समुदाय है जिन्हें महाभारत और पुराणों में राजवंशों के रूप में जाना जाता है। इसका प्रभाव यह हुआ कि अभीर राजवंश के आखिरी वंशज राव बहादुर बलवीर सिंह ने साल 1910 में अहीर यादव क्षत्रिय महासभा की स्थापना करी, और इस महासभा में यह दावा पेश किया कि महाराज यदु और भगवान कृष्ण के वंशज होने के नाते वर्ण व्यवस्था में यादव क्षत्रिय वर्ग में आएगा। ये आंदोलन और महासभाएं इसी तरह कई वर्षों तक चलती रही, और फिर 20वीं सदी के अंत में यदुवंशियों ने इन्हीं आंदोलन के माध्यम से अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा सुधारने का काम शुरू किया।
इसके तहत ये समाज सबसे पहले भारतीय और ब्रिटिश सशस्त्र बलों में सक्रिय हुआ और अपनी भागीदारी निभाई। फिर ये समाज के सबसे अच्छे पेशों में अपना हाथ आजमाने लगा, फिर उन व्यवसायों का मालिक भी बना और अंततः राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगा। और फिर इसी तरह धीरे धीरे समाज के नेता और बुद्धिजीवियों ने खुद को महाराजा यदु और गोपालक योद्धा भगवान श्री कृष्ण के वंशज होने के दावे को सिद्ध कर लिया और ये भी बताया कि वे लोग क्षत्रिय वर्ग में आते हैं। जिसके बाद यादव समुदाय के अधिकांश सदस्य खुद को क्षत्रिय होने का दावा करने लगे। लेकिन क्षत्रिय होने के बाद भी समाज ने अपना सामान्य और पारंपरिक कार्य जैसे गोपालन, चरवाहे और दुग्ध व्यवसाय नहीं छोड़ा और ये आज भी इन्हीं कार्यों से जुड़े हुए हैं। इन्हें पंजाब, गुजरात में अहीर तो वहीं गोवा और महाराष्ट्र में गवली कहा जाता है। बात करें दक्षिण भारत की तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में यदुवंशियों का नाम गल्ला हो जाता है, जबकि तमिलनाडु पहुंचकर ये पोनर कहलाता है और केरल में इसी समाज को मनियार के नाम से जाना जाता है। बात करें इनकी श्रेणी की तो यादवों को भारत के राज्यों जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में अति पिछड़ा वर्ग यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसीज श्रेणी में शामिल किया गया है। यदुवंश की कुल देवी योगेश्वरी या फिर योग माया मानी जाती है, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश के यादव कैला देवी को कुल देवी मानते हैं, जो कि योग माया का ही एक अवतार है। अगर आप एक यदुवंशी है और आप आदि के आधार पर किसी अन्य देवी को कुल देवी के रूप में पूछते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं, ताकि इसकी जानकारी और उसका लाभ अन्य लोगों को भी मिले, खासकर यदुवंशियों को। दोस्तों, जब यदुवंश की बात होती है तो एक चर्चा इस समाज की बहादुरी की भी जरूर होती है, जिसका श्रेय जाता है भारतीय सेना में मौजूद एक टुकड़ी जिसका नाम है अहीर कंपनी। अहीर जाति की बहादुरी और वीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब साल 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ तो उस युद्ध के दौरान 13 कुमाऊं रेजिमेंट को अहीर कंपनी के द्वारा रेज गल का मोर्चा संभालने का दायित्व दिया गया। इस मोर्चे के दौरान अहीर सैनिकों ने जो पराक्रम और वीरता का प्रदर्शन किया वो अद्भुत और अकल्पनीय था। इतिहास से निकलकर वर्तमान में आते हैं तो पता चलता है कि केवल दूध दही ही नहीं, इस समाज के लोग फिल्मी दुनिया में भी झंडे गाड़े हैं। फिल्म और टेलीविजन में काम करने वाले कुछ कलाकार जो आज अपनी फील्ड के स्टार बन चुके हैं, जैसे राजकुमार यादव, रघुवीर यादव, राजपाल यादव, दिनेश लाल यादव, नीरू हुआ और खेसारी लाल यादव। वहीं बात करें राजनीति की तो राजनीति की दुनिया में यादवों का कितना बड़ा नाम है ये तो सब ही जानते हैं। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जो भारत के पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, लालू प्रसाद यादव जिन्होंने भारत के रेल मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभाला, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव वे नाम है जिन्होंने राजनीति के क्षेत्र में अपने समाज का खूब नाम रोशन किया। इसके अलावा राम बरन यादव जो साल 2008 में नेपाल में गणतंत्र की घोषणा के बाद नेपाल के पहले राष्ट्रपति बने, संतोष यादव जिन्हें माउंट एवरेस्ट पर एक नहीं 2 बार चढ़ने का गौरव हासिल है, और तो और भारतीय रेलवे की पहली महिला लोको पायलट भी एक यदुवंशी ही है, नाम है सुरेखा यादव। दुनिया को योग का पाठ पढ़ाने वाले बाबा रामदेव को कौन नहीं जानता, लेकिन ये बात बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि बाबा रामदेव भी एक यदुवंशी ही हैं। इनके अलावा अर्जुन रामपाल से लेकर हजारों ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने यदुवंश का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया है। तो दोस्तों, ये थे यदुवंश समाज से जुड़े कुछ अद्भुत और अनोखे तथ्य। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें कमेंट्स में ये भी बताएं कि इनमें से कौन सा डेस्टिनेशन ऐसा था जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं नई वीडियो में। नमस्कार।